वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद काफ़ी टाइम बाद नई वीडियो आ रही है। थोड़ा बिजी थे कहीं, लेकिन चलो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल में क्या फ़र्क होता है, बेस कैंडल कब बनती है और एक्साइटिंग कैंडल कब बनती है। तो उसका थोड़ा एक बार चार्ट पर देखते हैं कि बेस कैंडल के बाद और कोई एक्साइटिंग कैंडल बनती है तो उसके बाद क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। अब बेस कैंडल चार्ट पे हमें कहीं भी दिख रही है, उसके बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल ही रहा है हमारे पास। जैसे या तो बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे मार्क करूं, ये बेस कैंडल बनी। बेस कैंडल क्या सिग्निफाई करती है? बायर सेलर की फाइट। तो फाइट के बाद क्या हुआ है? बाइंग आई है, एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी। तो ऐसा थोड़ी ना अच्छी चार्ट पे कि बेस कैंडल ही बेस कैंडल बन रही है, बेस कैंडल के बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल ही रहा है। जैसे इस बेस कैंडल के बाद यहाँ पर एक बाइंग जनरेट हुई और ग्रीन कैंडल बनी। जैसे यहाँ पर ये बेस कैंडल है, इस बेस कैंडल के बाद रिजल्ट क्या निकला? रेड कैंडल। यानी कि सेलर विन विन सिचुएशन में है और यहाँ पर बायर विन विन सिचुएशन में थे। तो मतलब चार्ट पर हमें बेस कैंडल के बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिल ही रहा है। ऐसा नहीं कि बेस कैंडल कंटिन्यू बनी रही है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो रही है, बायर सेलर की फाइट के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आ ही रहा है। तो बेस कैंडल मल्टीपल भी हो सकती है। मल्टीपल से मेरा मतलब है जैसे यहाँ पर हमारे पास तीन बेस कैंडल बनी और तीन बेस कैंडल के बाद एक रिजल्ट निकला। जो रिजल्ट आया बायर के फेवर में आया। तो बेस कैंडल मल्टीपल हो सकती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बेस कैंडल के बाद एक्साइटिंग कैंडल हमारे पास कितनी होनी चाहिए, वो भी मल्टीपल हो सकती है। जैसे यहाँ पर दो मल्टीपल बेस कैंडल है, सॉरी मल्टीपल एक्साइटिंग कैंडल है, उसके बाद फिर बेस कैंडल है, फिर एक सिंगल एक्साइटिंग कैंडल है ग्रीन। तो ये क्या डिनोट कर रही है कि बायर के फेवर में रिजल्ट निकला है। तो इसी पिक्चर को चार्ट पे समझते हैं, सॉरी पेंट में समझते हैं। यहाँ पे मैंने दो पिक्चर बनाई है और आज के टॉपिक का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ द जोन। बेस कैंडल क्या सिग्निफाई कर रही है हमें? कि बायर और सेलर की फाइट हो रही है। और उस फाइट के बाद अगर कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनती है तो ये क्या सिग्निफाई कर रही है? कि बायर विन विन सिचुएशन में है। तो देखो, ऐसा थोड़ी ना कि बेस कैंडल के बाद ऑलवेज ग्रीन कैंडल ही बनेगी, रेड कैंडल भी बन सकती है। तो ये दो ही तो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो बेस कैंडल बनती रहे, फाइट चलती रहे बायर सेलर की, और उसके बाद कुछ रिजल्ट निकले, या तो बायर के फेवर में निकले या बेस कैंडल के बाद रिजल्ट निकले सेलर के फेवर में। ये दो ही कंडीशन बन सकती हैं। और अगर इम्बैलेंस नहीं हुआ है प्राइस में, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि वहां पर बेस कैंडल ही बनती रहेंगी। अब देखिए, अगर थोड़ा प्रैक्टिकली समझें या थोड़ा लॉजिकली दिमाग लगा के समझें इसको, बेस कैंडल सिग्निफाई कर रही है हमें यहाँ पर फाइट। इस फाइट के बाद क्या हुआ? प्राइस में एक पॉजिटिव डिफरेंस के साथ ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। मान के चलते हैं यहाँ पर ये 100 रुपीज पे ओपन हुई थी और 120 तक कैंडल गई। तो कैंडल ने एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट किया। तो यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ है इस पॉइंट पे, तभी तो ये ग्रीन कैंडल बनी ना। अगर मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पर कोई डिमांड या सप्लाई बायर और सेलर के बीच में इम्बैलेंस नहीं होता तो ये ग्रीन कैंडल नहीं बनती। अगर बायर जितने हैं उतने ही हमें सेलर मिलते तो यहाँ पर बेस कैंडल ही बनती। तो देखिए, एट लास्ट बेस कैंडल के बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिल ही रहा है। तो यहाँ से प्रैक्टिकली एक चीज तो प्रूव हो रही है कि इस बेस कैंडल एरिया के अंदर हमारे पास बल्क बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है। अब देखिए, इसको कैसे समझते हैं? जैसे हम लोगों ने भी, आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने एक क्वांटिटी लगाई बाइंग के लिए और उस क्वांटिटी में कुछ एक स्टॉक पेंडिंग रह गई, पूरा का पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और हम रिटेलर कितना बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1,000 शेयर लगा सकते हैं। मतलब किसी के पास अगर पैसा ज्यादा तो ज्यादा भी लगा सकता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में बात करें तो मान के चलते हैं कि 1,000 शेयर मैंने अगर बाइंग के लिए ऑर्डर लगाया और उसमें से 500 शेयर ही एग्जीक्यूट हुए, तो 500 तो मेरे पेंडिंग रह गए ना। तो एक हमारे छोटे से ऑर्डर से ये सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो अगर इंस्टीट्यूट वगैरह ये सब ऑर्डर लगाते होंगे तो सोच के चलिए कि कितनी बार ये सिनेरियो क्रिएट होता होगा। देखिए, हम रिटेलर ये सिनेरियो क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो बड़े प्लेयर हैं वो अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, उनके ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं, तभी ये सिनेरियो क्रिएट होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इसमें एक पॉजिटिव डिफरेंस आया, उसका ओरिजिन क्या है? यानी कि बल्क बाइंग पेंडिंग ऑर्डर का ओरिजिन पॉइंट या जोन बोल सकते हैं कि वो जोन कौन सा है। तो अभी के लिए अब
एक पॉइंट मान सकते हैं कि इस बेस कैंडल की जो रेंज है हाई और लो की, ये हाई होता है हमें पता है, और ये लो होता है। तो ये पूरी एक रेंज है जहां पे बल्क बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है। देखिए, अगर इस पॉइंट के बाद ये ग्रीन कैंडल नहीं बनती, या कोई इम्बैलेंस नहीं होता, या पेंडिंग ऑर्डर नहीं होते, या बायर के पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा नहीं होते सेलर के मुकाबले, तो ये ग्रीन कैंडल नहीं बनती। फिर से एक बेस कैंडल बनती, और बेस कैंडल कंटिन्यू रहती जब तक इम्बैलेंस नहीं होता। लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो इस ग्रीन कैंडल के अंदर भी क्या हुआ है, ग्रीन कैंडल के अंदर भी एग्रेसिव बाइंग हुई है। एग्रेसिव बाइंग से मेरा मतलब है, मान के चलते हैं यहाँ पर बल्क बाइंग पेंडिंग ऑर्डर लगा और प्राइस जंप किया 105 पर। अब देखिए 105 पर आने के बाद जो बाइंग के ऑर्डर लग रहे हैं, अगर अपोजिट साइड से उतने ही सेलर मिल जाए तो ऑर्डर फुलफिल हो गया। अब यहाँ पर कितना भी बड़ा पेंडिंग ऑर्डर हो या कितना भी बड़ा ऑर्डर लगा हो, अगर वो फुलफिल हो रहा है ना, तो प्राइस के पास कोई भी रीजन नहीं है, प्राइस जंप करेगा। तो मैं कह सकता हूं, अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है और 120 तक प्राइस गया है, तो हर प्राइस पॉइंट पर या हर टिक साइज पर बायर जितने आ रहे हैं उससे कम ही सेलर मिल रहे हैं, और कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर बाई के यहाँ पर पेंडिंग रह रहे हैं, तभी ये कैंडल यहाँ तक गई है। और एक टाइम के लिए ये कैंडल यहाँ तक भी थी, लेकिन इस पॉइंट से क्या हुआ, थोड़े बहुत सेलर आए और ये कैंडल यहाँ आके क्लोज हो गई। तो इस कैंडल के अंदर एग्रेसिव बाइंग होती है, लेकिन ये जो एग्रेसिव बाइंग हुई है उसका इम्बैलेंस का ओरिजिन पॉइंट क्या है, उसका उस इम्बैलेंस का ओरिजिन पॉइंट ये बेस कैंडल की रेंज होती है ऑलवेज। अब देखिए, ये चाहे एक्साइटिंग कैंडल हमारे पास ग्रीन कलर की हो, बाइंग साइड के पेंडिंग ऑर्डर हो, या रेड कलर की हमारे पास हो, लॉजिक सेम रहेगा। इस केस में भी यहाँ पर जो सेलिंग का बल्क पेंडिंग ऑर्डर होगा वो इस बेस कैंडल की रेंज के अंदर ही होगा। अब मान के चलते हैं, मैथमेटिकल फिगर से समझते हैं, मतलब ये सिर्फ समझने के पर्पज से है, हम ऐसा कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितने ऑर्डर लगते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का एक बड़ा ऑर्डर लगा 1 CR का, और 50 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। देखिए, अब मैंने लास्ट पिछली कुछ क्लासेस में एक बात बोली थी कि एवरी बायर नीड अ सेलर और एवरी सेलर नीड अ बायर। तो अगर किसी के दिमाग में ये डाउट आए कि बायर कितने आए, 1 करोड़, या बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर कितने, बाइंग के ऑर्डर कितने लगे 1 CR, और एग्जीक्यूट कितने हुए 50 लाख, और 50 लाख पेंडिंग रह गई, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर हमारे पास 50 लाख रह गए। तो ये 50 लाख जो पेंडिंग ऑर्डर रहे हैं उन्हें बायर कहाँ से मिले। और मैं जो स्टेटमेंट बोली थी लास्ट क्लास में कि एवरी बायर नीड अ सेलर और एवरी सेलर नीड अ बायर, तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई कैसे हुई। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, हमारे पास बाइंग ऑर्डर कितने आए हैं, बाइंग ऑर्डर आए 1 CR के, और ऑर्डर एग्जीक्यूट कितने हुए 50 लाख, और 50 लाख हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर बच गए। अब देखिए, ऑर्डर एग्जीक्यूट तो उतने ही हुए जितने सेलर थे, और बाकी जो बाइंग ऑर्डर थे वो पेंडिंग रह गए। अब देखिए, पेंडिंग ऑर्डर बचेंगे तभी तो बाइंग और सेलिंग में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और वो इम्बैलेंस क्रिएट होगा तभी तो एक बाइंग प्रेशर जनरेट होगा। तो वो बाइंग, पेंडिंग ऑर्डर और सेलिंग के जितने भी ऑर्डर हैं उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट होना जरूरी है, तभी हमें एक इम्बैलेंस मिलेगा बाइंग और सेलिंग में, और तभी प्राइस कहीं ना कहीं मूव करेगा अप या डाउन साइड। तो देखिए, एक चीज तो प्रैक्टिकल प्रूवन हो रही है कि बेस एरिया के अंदर या बेस रेंज के अंदर हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इन फ्यूचर अगर प्राइस यहां पर आता है या डाउन आए, तो यहां से एक बाउंस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली हमने अभी अभी समझा है कि बेस के एरिया के अंदर पेंडिंग ऑर्डर बचे तभी हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी थी, नहीं तो प्राइस के पास कोई रीजन था ही नहीं है अगर यहाँ पर एक इम्बैलेंस नहीं होता तो। अब देखिए, मान के चलते हैं, अभी हमने समझा कि यहाँ पर हमारे पास 50 लाख पेंडिंग ऑर्डर है, 50 लाख, और हमारा जोन कौन सा बना है या रेंज कौन सी बनी है, रेंज मैं मार्क कर लेता हूँ इसको, पूरी हाई और लो रेंज की, लो रेंज को बेस कैंडल की। तो अगर यहाँ पर प्राइस आता है और जो प्राइस डाउन आ रहा है, प्राइस डाउन आएगा तो मतलब क्या, उसमें एक सेलिंग होगा, सेलिंग प्रेशर होगा। देखिए देखिए, बाइंग कैसे मानते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव डिफरेंस के साथ अगर कैंडल क्लोज होती है हम बाइंग मानते हैं। तो प्राइस डाउन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर है। तो प्राइस जब इसमें हमारे जोन के अंदर आएगा जहां पर प्रॉपर पेंडिंग ऑर्डर है, देखिए अगर इन फ्यूचर प्राइस यहां पर आएगी तो रिस्पॉन्स करना चाहिए,
क्योंकि प्रैक्टिकली भी हमने समझा कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है। तो क्या हर बार प्राइस यहाँ से रिएक्ट करेगा, या क्या प्राइस हर बार चलेगा अगर ऐसे एरिया में प्राइस हमें मिलता है? देखिए वो डिपेंड करेगा कि अपोजिट साइड से सेलिंग प्रेशर क्या है। अब सेलिंग प्रेशर से मतलब मेरा मतलब है, जैसे हमने कैंडल में पढ़ा था कि अगर कोई रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल में एक नेगेटिव डिफरेंस के साथ अगर प्राइस डाउन आता है या क्लोज करता है, तो क्या करते हैं, वो क्या मानते हैं कि सेलिंग आई है बस। जैसे यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि अगर बेस कैंडल के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो एक बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ है, वहां पर डिमांड ज्यादा आई है एज अ सप्लाई के, या बोल सकते हैं कि बाइंग के ऑर्डर ज्यादा लगे हैं सेलर से। तो सेलिंग प्रेशर को भी कैसे समझेंगे? अगर मान के चलते हैं रेड रेड कैंडल, लंबी लंबी रेड रेड लॉन्ग लॉन्ग कैंडल है, तो यानी कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अब एक बार के लिए मैथमेटिकल फिगर से समझते हैं, यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर 30 लाख का सेलिंग प्रेशर है, तो टेक्निकली हमारा ये जोन सर्वाइव करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर 50 लाख के हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 40 लाख का सेलिंग प्रेशर हो तो फिर भी देखिए हमारा जोन सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर अभी भी 50 लाख है। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर ही 50 लाख से ज़्यादा आ जाए, मान के चलते हैं 60 लाख आ जाए, तो कह सकते हैं कि ये हमारा जोन टूट सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बाइंग और सेलिंग से हम कभी भी किसी को रोक नहीं सकते। वो सेलिंग प्रेशर जनरेट यहाँ से होगा या यहाँ जोन में आके होगा, कहीं भी हो सकता है, उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तभी ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी का गेम बोलते हैं, और इस प्रोबेबिलिटी के गेम में हमें मैक्सिमम टाइम राइट होना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, कितने ऑर्डर लगे हैं, या सेलिंग प्रेशर में कितना ऑर्डर है, ये चीज हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कभी भी। लेकिन हाँ एक चीज है, बेस कैंडल के बाद जो एक्साइटिंग कैंडल हमारे पास है, उसको देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे जोन के अंदर या बेस कैंडल एरिया जो है, जहां पर बाइंग के या सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर हैं, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। और उस स्ट्रेंथ के भी आप पर हम अपना डिसीजन ले सकते हैं, ये देखकर कि अगर लेग आउट कैंडल, सॉरी लेग आउट बोल रहा हूं मैं एक्साइटिंग कैंडल को, अगर एक्साइटिंग कैंडल मल्टीपल है, एक्साइटिंग कैंडल की लेंथ एक्सप्लोजिव है, तो हमारे जोन में उतनी ही स्ट्रेंथ होगी। तो हम ऑलवेज ऐसे ही एरिया प्रेफर करेंगे कि जिस एरिया के अंदर स्ट्रेंथ हो। तो स्ट्रेंथ का सबसे पहला पॉइंट आज आपको मैं ये दे रहा हूं कि हमारे पास जो एक्साइटिंग कैंडल है, किसी भी जोन की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक्साइटिंग कैंडल है वो एक्सप्लोजिव होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट आज का, और इसी बात पे डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कैसी है हमारे जोन की। अब देखिए ये तो ये हुआ कि हम पेंडिंग ऑर्डर तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेंथ हमारे हाथ में है, स्ट्रेंथ को देखकर हम किसी जोन को ट्रेड कर सकते हैं। तो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं इसी चीज को लेके। अब देखिए कोई पजल नहीं होना इस चीज को लेके कि ये 1 CR 50 लाख ये सब कहाँ से आए हैं। ये सिर्फ हमने एक समझने के पर्पज के लिए ये सब चीजें लिखी हैं। हम इन चीजों को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आज पहला पॉइंट दिया आपको, आगे चल के और भी पॉइंट मिलेंगे एक जोन की स्ट्रेंथ कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज सिर्फ फर्स्ट पॉइंट है कि एक्साइटिंग कैंडल हमारे पास अगर एक्सप्लोजिव है तो हमारे जोन में स्ट्रेंथ है, और ऐसे जोन चलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है हमेशा। तो देखिए इसी सिनेरियो को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। मैंने बेस कैंडल तीनों कंडीशन के अंदर सेम रखी है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है, जो एक्साइटिंग कैंडल की लेंथ है या बोल सकता हूं कि स्ट्रेंथ है, वो अलग अलग है। पहले केस में बोल सकता हूं, अगर मान के चलते हैं यहां पर 50, पहले केस ही डिस्कस करते हैं, 50 लाख की पेंडिंग ऑर्डर है, और इस केस के अंदर 1 CR पेंडिंग ऑर्डर है, और इस केस के अंदर 2 CR पेंडिंग ऑर्डर है। तो जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था अभी जो हमने ऊपर केस डिस्कस किया, ये अगर 50 लाख से ज्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा तो हमारा जोन टूट सकता है। देखिए जोन से क्या मतलब है, अगर बेस कैंडल के बाद बायर ज्यादा आ रहे हैं तो वहां पर क्या हुआ, बाइंग हुई, डिमांड ज्यादा आई, तो ऐसे जोन को या ऐसे एरिया को हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्लास में हम डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, कैसे मार्क करते हैं, अच्छे से समझेंगे। आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। और अगर बेस कैंडल के बाद
सेलर ज्यादा आए तो क्या हुआ, सेलिंग हुई, तो ऐसे एरिया को हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं। बेसिकली जोन ही होते हैं ये, लेकिन इन जोन को भी हम, इनके भी पैटर्न होते हैं, इनकी भी फॉर्मेशन होती है, उनको बोलते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन। डिमांड जोन वहां बनता है जहां पर बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ हो, सेलिंग जोन वहां पर बनता है जहां पर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ हो। तो इस केस में, फर्स्ट केस में, अगर सेलिंग प्रेशर 50 लाख से ज्यादा है तो ये हमारा जोन टूट जाएगा। मान के चलते 60 लाख का सेलिंग प्रेशर है, लेकिन 60 लाख का सेलिंग प्रेशर अगर सेकंड केस में है, ऐसे जोन में हमारा 60 लाख का सेलिंग प्रेशर सर्वाइव हो सकता है, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है। जैसे ये जोन है हमारा, ये पूरी रेंज है, ऐसे केस में सर्वाइव कर सकता है 60 लाख का। लेकिन यहाँ पर अब अगर मैं ये कहूँ कि 60 लाख की हो जाए, 80 लाख का सेलिंग प्रेशर आ जाए, तो वो भी सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब भी 1 CR पेंडिंग ऑर्डर है बाइंग के, 80 लाख में भी ये सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी 1.5 CR का सेलिंग प्रेशर आ जाए तो ये भी टूट जाएगा, ये भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन जो थर्ड केस सिनेरियो है, हमारे पास यहाँ पर मैंने मेंशन किया 2 CR पेंडिंग ऑर्डर है, तो हमारे जोन की या पेंडिंग ऑर्डर की रेंज क्या हुई? रेंज हुई हमारी ये। अब अगर इस केस में यहाँ पर 1 CR भी सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा तो इस जोन के चलने की भी प्रोबेबिलिटी हाई है। लेकिन देखिए, एक चीज ये है, जो मैंने स्टेटमेंट फर्स्ट क्लास में भी बोली थी, हम किसी को बाइंग सेलिंग से नहीं रोक सकते। हो सकता है कि यहाँ पर 2 CR से भी ज्यादा का पेंडिंग ऑर्डर सेलिंग का लगे और ये टूट जाए। हो सकता है 2.5 CR का सेलिंग प्रेशर हो, ये टूट सकता है। तो देखिए, यहाँ से 2 पॉइंट निकलते हैं, कितनी बार इतना सेलिंग प्रेशर आएगा और ये जोन टूटेगा? आउट ऑफ 10, 1 या 2 टाइम। और कितनी बार ऐसे जोन जिसकी एक्साइटिंग कैंडल में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ हो, जिसने अच्छा खासा ट्रेवल किया हो, एक पॉजिटिव डिफरेंस के साथ क्लोजिंग दी हो, तो वो जोन कितनी बार चलेंगे और उनके टूटने के कितने चांस होंगे? आउट ऑफ 10, 1 या 2 टाइम ब्रेक होंगे। तो देखिए, हम कितना वो लेके चल रहे हैं कि हम ऐसे जोन के ऊपर बैट कर रहे हैं जिसमें हमें एक अच्छे खासे बल्क बाइंग पेंडिंग ऑर्डर की स्ट्रेंथ दिख रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर नॉर्मल बाइंग थी तो इसके टूटने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर मॉडरेट बाइंग है, इसके सर्वाइव होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर तो वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इसके चलने के चांसेस भी हाई होंगे ऑलवेज। देखिए, अब इस पे, इसको ना चार्ट पे समझते हैं कि ये, मतलब मैं, अभी हमने जो पेंट पे डिस्कस किया है, एक बार चार्ट पे ओवरव्यू लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, एक अनदर चार्ट लेके आते हैं। ये बेस कैंडल फाइट सिग्निफाई कर रही है, एक्साइटिंग कैंडल फाइट के बाद रिजल्ट। अब आप चार्ट पे देख सकते हैं, जैसे कि ये बाइंग बेस कैंडल है, यहाँ पर बेस कैंडल के बाद रिजल्ट क्या निकला? सेलर के फेवर में, सेलर विन विन रहे। और यहाँ पर जैसे डाउन आ रहा था प्राइस, थोड़ी फाइट हुई, फाइट के बाद बाइंग आई, यहाँ पर बायर विन विन सिचुएशन में थे। तो देखिए, रिजल्ट कभी ना कभी तो निकल ही रहा है, ऐसा नहीं कि बेस कैंडल कंटिन्यू फॉर्म में बन रही है। तो स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है कि बेस कैंडल के बाद हमारे पास एक्साइटिंग कैंडल कैसी है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका अगर ग्रीन कैंडल है तो पॉजिटिव डिफरेंस कितना है। और एक चीज और, कि जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही एक्साइटिंग कैंडल हो बेस कैंडल के बाद, मल्टीपल एक्साइटिंग कैंडल भी हो सकती है। अब सोच के चलिए कि मल्टीपल एक्साइटिंग कैंडल अगर हमारे पास है बेस कैंडल के बाद, तो वो जोन कितना पावरफुल हुआ। तो ऐसे जोन चलने के हाई चांस होते हैं। तो आज का टॉपिक था स्ट्रेंथ ऑफ द जोन, और स्ट्रेंथ ऑफ द जोन में ये मैंने एक नॉर्मल ओवरव्यू दिया कि इसको हम डिमांड जोन बोलते हैं, बेस कैंडल के बाद जहां पर बाइंग जनरेट होती है, और बेस कैंडल के बाद जहां पर सेलिंग जनरेट होती है उसको सप्लाई जोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर इनके पैटर्न क्या होते हैं और मार्किंग कैसे करते हैं, वो सब चीजें सीखेंगे। ये आपको ना 2019 में एक्सिस बैंक के अंदर थोड़ा एक जोन मार्किंग टाइप एग्जांपल देता हूँ। थोड़ी एडवांस अप्रोच है, अभी कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। अभी जो आप समझ रहे हो, देखिए कुछ क्लासेस है ना बिल्कुल बेसिक चलेंगी, जो बेसिक फाउंडेशन है चार्ट पे समझने के लिए। अब मैंने आपके सामने मंथली टाइम फ्रेम का है। मंथली टाइम फ्रेम से क्या मतलब है कि जो भी कैंडल आपको दिख रही है
वो हर एक कैंडल मंथली टाइम फ्रेम की है, यानी कि पूरे मंथ की एक कैंडल है। जैसे कुछ सिनेरियो क्रिएट करता हूं मैं, या 2019 में एक सिचुएशन हुई थी एक्सिस बैंक के अंदर। ये एक मंथली डिमांड जोन है, ये मार्किंग मैं करना बताऊंगा कैसे मार्किंग करते हैं, लेकिन आज अभी तक हमने जो समझा है या जो पढ़ा है, ये बेस कैंडल है। बेस कैंडल के बाद एक मंथली ग्रीन कैंडल है हमारे पास, यानी कि यहाँ से बाइंग आई है, तो इस बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर कहाँ होंगे? ये बेस कैंडल की पूरी रेंज हाई और लो, तो बस मैंने वही मार्क किया। अब मैं स्विच करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखते हैं कि जैसे मैंने समझा, अभी समझा हम लोगों ने कि अगर इस जोन में प्राइस आएगा तो प्राइस रिएक्ट करना चाहिए, चलना चाहिए जरूर, उसी को समझते हैं। ये मैंने मार्किंग मंथली पे की है। अब डेली पे समझते हैं, डेली पे क्या हुआ इस टाइम फ्रेम पे, या इस टाइम पे 2019 के अंदर एक्सिस बैंक के अंदर। चलो मैं बॉक्स को छोड़ देता हूँ, प्रॉपर एक हॉरिजेंटल लाइन से मार्क करते हैं। हमारे पास एक बेस कैंडल थी, हमने समझा कि बेस कैंडल की हाई और लो रेंज टोटल पेंडिंग ऑर्डर का जोन होता है या एरिया होता है। तो जैसे ही प्राइस इसके अंदर हिट हुआ, और हिट होने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया। तो यहां से कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि जैसे कि अगर प्राइस आ रहा है जोन के अंदर जहां पर अच्छे खासे बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है, देखिए जोन तो इससे पहले भी था, यहां पर भी था जोन, लेकिन यहां से तो नहीं आया, लेकिन इससे ही क्यों आया, ये आगे की स्टडी है। एक सिंगल टाइम फ्रेम पे हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कहां से प्राइस रिएक्ट कर सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलमोस्ट 3 टाइम फ्रेम का सेट बना के चलता है, तो वो 3 टाइम फ्रेम का सेट क्या होगा वो आगे चल के हम समझेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको एक जोन मार्क करके दिखाया कि जोन में प्राइस आता है, अगर हमारे पास जोन की क्वालिटी अच्छी है तो वहां से रिएक्शन मिलता ही मिलता है। अच्छा, एक चीज और, मैंने बेस कैंडल में ये बोला था कि ये सिनेरियो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये सिनेरियो क्रिएट होता है जो बल्क बाइंग पेंडिंग ऑर्डर के बाद जो भी किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर बाइंग होती है, सेलिंग होती है, वो इंस्टीट्यूट क्रिएट करते हैं। तो एक बार उसको और समझते हैं। स्क्रिप्ट है हमारे पास एसबीआई की, और वही टाइम फ्रेम है मंथली। यहाँ पर मैं आपको एक मंथली का टाइम फ्रेम पे के ऊपर लेके चल रहा हूँ, और को देखो ऊपर दिख रहा है 31 जनवरी 2014। हमारे पास एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल क्या सिग्निफाई कर रही है? यानी कि सेलिंग है, यानी कि सेलर के ऑर्डर एज बायर के ऑर्डर से ज्यादा है, तो सेलिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ? देखिए इस पॉइंट पे क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या होगा? नहीं ना। तो इसके बाद क्या हुआ? हमारे पास बेस कैंडल बनी एक, ये। अब ये आप इस कैंडल को भूल जाओ, बेस कैंडल बन रही है ये। तो बेस कैंडल के बाद हमें हमारा एक्शन क्या होना चाहिए कि बाइंग की तरफ जाए या सेलिंग की तरफ जाए? देखो आगे आने वाली स्टडी है ये, तो सभी अभी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन बेस कैंडल के बाद क्या होगा? बेस कैंडल के बाद हम लोग कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई के केस में हम लोग ये देखते हैं कि एक प्रॉपर डिमांड जोन या सप्लाई जोन कहाँ बना है, यानी कि जो जोन बना है वो कहाँ बना है, और उस जोन बनने के बाद उसमें प्राइस आएगा तब हमारा कोई एक्शन होगा। ऐसे ही रैंडमली करंट मार्केट प्राइस पे या किसी भी बेस कैंडल के भी आप पे, और जो आप ये मानते हैं कि हैमर बन गया है प्राइस ऊपर जाएगा, या कोई ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है प्राइस नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए जैसे हैमर तो यहाँ पर भी बना है एसबीआई के अंदर, क्या इसके बाद प्राइस ऊपर गया? डाउन ही आया ना। तो ये सब इलॉजिकल कन्वेंशनल थ्योरी होती हैं, उनके पीछे नहीं भागना। एक्चुअली ये डिमांड सप्लाई के थ्रू ही निकली है सब थ्योरी। हमारा मेन फोकस है डिमांड सप्लाई को इन डेप्थ समझना। लेकिन अब देखिए इस बेस कैंडल के बाद हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी, और अच्छी खासी पावरफुल ग्रीन कैंडल है। तो मैं कह सकता हूं कि अब इस बेस कैंडल में बल्क बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है, और वो पेंडिंग ऑर्डर किसके हैं? इंस्टीट्यूट के पेंडिंग ऑर्डर है, वो हम रिटेलर के नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने एक जोन क्रिएट कर दिया है, और उस जोन के अंदर अच्छे खासे बाइंग पेंडिंग ऑर्डर हैं। देखिए मैं मार्क कर देता हूँ, अभी जो हमने मार्किंग सीखी है किसी जोन के अंदर पेंडिंग ऑर्डर किस रेंज में होते हैं, ये मैंने मार्किंग कर दिया है। इसके बाद क्या एक्शन हुआ? देखिए एक और कैंडल बनी, वो भी ग्रीन है। उसके बाद एक और कैंडल है, वो भी ग्रीन है। तो अब क्या मैं बोल सकता हूँ, एक सिनेरियो लेके चलते हैं मैथमेटिकल। मैं पहले मान रहा था कि यहाँ पर 1 CR बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है, तो कह सकता हूँ यहाँ पर अब 1 CR से भी ज्यादा बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है। क्यों? वो किससे आइडिया लग रहा है मेरे को? एक्साइटिंग कैंडल के थ्रू। एक्साइटिंग कैंडल बैक टू बैक और मल्टीपल है, तो कह सकता हूँ कि मेरे जोन में स्ट्रेंथ है इस एरिया के अंदर। तो इन फ्यूचर यहाँ प्राइस आएगा तो यहाँ चलना चाहिए, जरूर रिस्पॉन्स आना चाहिए। देखिए उसके बाद क्या हुआ? प्राइस थोड़ा डाउन,
फिर बेस कैंडल, फिर दो हमारे पास ग्रीन कैंडल है, तो एक एरिया हमारे पास ये बना। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस डाउन आना स्टार्ट किया और इन फ्यूचर प्राइस हमारे जोन में आया, और जैसे ही जोन में आया, जोन से एक रिएक्शन मिली। तो ये चीज मेरे को चार्ट बता रहा है कि मैं अपने खुद से मन से नहीं कह रहा कि यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर है और वो भी इंस्टीट्यूट के हैं। ये मेरे को चार्ट बता रहा है। अब देखिए इस एरिया के अंदर प्राइस कितने टाइम में आएगा, या आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ये सब आगे की स्टडी है। ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि इसमें प्राइस आएगा तभी हमारा कोई एक्शन होगा। देखिए उससे पहले कि ये भी तो जोन बना हमारे पास, ये भी तो बना, इसमें भी प्राइस आया, यहाँ भी रिएक्शन दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा प्राइस आएगा ही आएगा। देखिए जैसे कि ये एक जोन था हमारे पास, इसमें तो प्राइस नहीं आया आज तक, अभी तक नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है, एक जोन बनने के बाद वो लोग जोन भी बनते हैं, हम उनको भी प्ले कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर पॉइंट ये था कि इंस्टीट्यूट के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं और इंस्टीट्यूट अपने पेंडिंग ऑर्डर कभी कैंसिल नहीं करते। देखिए रिटेलर कर सकता है, क्यों? क्योंकि रिटेलर के पास है ना फंड का, और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते। अब आप अपने आप से ही ले लिए, हमें मान लिए हम जैसे छोटे रिटेलर हैं जो, वो अगर कोई ऑर्डर पंच करते हैं और वो पेंडिंग रह जाए, पेंडिंग रहने के बाद तो क्या हम उसको ऐसे ही रखते हैं ऑर्डर को? आज के टाइम में एक ईयर के लिए जीटीटी ऑर्डर तो रिटेलर को भी मिला हुआ है फैसिलिटी, लेकिन क्या हम रखते हैं? नहीं रखते ना, हम फिर भी अपना ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन रिटेलर के कंपैरिजन में अगर इंस्टीट्यूट को देखें तो उनके पास बड़े एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनके पास फंड का कोई कमी नहीं होती, तो वो लोग अपने पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल नहीं करते। और उन्हीं के फुटप्रिंट पे हमें चल के इस शेयर मार्केट के अंदर पैसा बनाना है। और सिर्फ एकमात्र यही तरीका है कि इंस्टीट्यूट के फुटप्रिंट को फॉलो करके हम लोग इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखिए गाइज, ये मैंने आपके सामने एसबीआई का जो दिया है, एक साइकोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट था। अगर किसी स्क्रिप्ट के अंदर कोई सेलिंग आ भी रही है तो हमें घबराना नहीं है, हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारा जोन कैसा है, हमारे जोन के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एसबीआई में इसमें एक पॉइंट और समझाऊंगा आप लोगों को कि रिटेलर ऑलमोस्ट ट्रैप करता है हमेशा इंस्टीट्यूट के द्वारा। कि देखिए मैंने क्या बोला था कि एवरी बायर नीड अ सेलर और एवरी सेलर नीड अ बायर। तो यहाँ पर जब प्राइस आया है, अगर इंस्टीट्यूट दोबारा अपने जो पेंडिंग ऑर्डर है वो और एक फ्रेश बाइंग करेगा, तो उसको क्या चाहिए? सेलर चाहिए ना, तभी तो वो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाएगा या फ्रेश बाइंग कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसको सेलर कहाँ से मिलेंगे? हम रिटेलर ही तो दे सकते हैं ना इतनी बड़ी क्वांटिटी। तो ये सब जो यहाँ से इतना डाउन आया है एसबीआई, ये सब रिटेलर को पैनिक करने के लिए इंस्टीट्यूट न्यूज़ चैनल का या जो भी सोशल मीडिया के अंदर हमारे चलते हैं उन सब का सहारा लेते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे अगर एसबीआई है और न्यूज़ चैनल पे कोई एंकर ये कह रहा है कि एसबीआई इतने टाइम में डबल हो गया है, तो वो गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन इस पॉइंट पे भर भर के रिटेलर बाय करे और फिर ये डाउनफॉल आए, और फिर यहाँ पर आने के बाद एंकर ये कोई कि इतने टाइम में एसबीआई इतना आ गया है और हो सकता है इससे भी डाउन आए। तो सर ये जो चलते हैं खासकर रिटेलर को पैनिक करने के लिए चलते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों में इतना नहीं फंसना कि न्यूज़ क्या कह रही है या कोई सोशल मीडिया साइट है उस पर क्या कह रहा है या कोई अपना व्यू क्या दे रहा है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारे जोन कैसे हैं, जोन की स्ट्रेंथ कैसी है। इस पे अगर अभी तक हमने जो पढ़ाया समझा है, इस पे आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारा जोन वीक था? देखिए बैक टू बैक 3 ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, और बेस कैंडल के बाद इतनी अच्छी पिक्चर आपको आसपास देखने में दिख रही है, तो जोन में स्ट्रेंथ हुई ना हमारी। और बल्क बाइंग पेंडिंग ऑर्डर यहाँ कितना हो सकता है? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बल्क बाइंग पेंडिंग ऑर्डर मिलेंगे हमें, देखो ओरिजिन तो यही होता है, लेकिन इस कैंडल के अंदर भी हमें बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर मिल सकते हैं। सेम टाइम फ्रेम फ्रेम पे नहीं हो सकता है, किसी लोअर टाइम फ्रेम पे हो, लेकिन एक्साइटिंग कैंडल के अंदर भी बाइंग आ सकती है, लेकिन उसका ओरिजिन पॉइंट हमेशा बेस कैंडल की रेंज ही होती है। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क कैसे करते हैं, उनके पैटर्न क्या होते हैं, उनको समझेंगे। लेकिन अभी आप चार्ट पे ना ये देखना कि बेस कैंडल के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है।
और रिजल्ट आ रहा है तो किस बेस कैंडल के बाद हमारे पास एक्साइटिंग कैंडल बनी हुई है, तो वो जोन पावरफुल होंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।